अगला क्वेश्चन देखो अपना यहाँ पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 71। टू स्टूडेंट्स ए एंड बी अपीयर्ड फॉर एन एग्जामिनेशन। ए सिक्योर्ड 8 marks मोर देन बी एंड द मार्क्स ऑफ ए वर 60% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाई। भाई इससे पहले वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 70 था, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, ये पूरी प्लेलिस्ट मैंने अपलोड कर रखी है। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने यही वाला तो सवाल किया था, वहाँ पे बिल्कुल यही सवाल था, बस डाटा चेंज था। अब ऐसे सवाल में मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था, यहाँ पर भी उसी कंसेप्ट सेम कंसेप्ट लगा, क्योंकि इजी कंसेप्ट है, एक तरीके से शॉर्टकट तरीका है, तो आप उससे सॉल्व करो, बेटर तरीका है वो। अब जैसे यहाँ पे क्या बोला है, जैसे जैसे आपको सवाल बोला है वही एक्शन आपको आंसर सॉल्व करने में बस करना है। ए और बी दो स्टूडेंट है जो कि एग्जाम में अपीयर करते हैं। ए जो है वो 8 नंबर ज़्यादा लेकर आता है बी से। देखो यहाँ तो मुझे उसकी एक तरीके से डाटा पता है कि ए कितना ज़्यादा लेकर आता है, बी का कंपेरिजन कर रखा है। लेकिन ए के बारे में जो डाटा दे रखा है ना, वो दूसरे वाले पार्ट में दे रखा है। द मार्क्स ऑफ ए वर 60% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। इसका मतलब ए प्लस बी के अगर दोनों के मिला के 100% मार्क्स है ना, तो उन वो जो 100% जो सम आया है उसका 60% ए को मिला है, तो उसका 40% किसको मिलेगा, बी को मिलेगा। यहाँ से अब हमें मुझे पता चल जाएगा कि ए जो है वो कितना ज़्यादा लेकर आया। जैसे यहाँ 20% ज़्यादा लेकर आया, लेकिन नंबर में दे रखा है 8, 8 वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ से मुझे 100% की वैल्यू मिल जाएगी। 100% की वैल्यू, अब देखो 20 का ये कितना गुना है, 20 का, हालांकि ये परसेंटेज है। 20 की वैल्यू अगर 8 है, देखो हम इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। हालांकि अगर आप यहाँ से ही करना चाहोगे, तो अगर मैं यहाँ पे 20 20 पंजे 100 होता है, 20 पंजे 100 होता है, तो मैं 8 की मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी। 20 पंजे 100, 8 पंजे 40, इसका मतलब 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 40। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मतलब दोनों के जो मार्क्स का सम आएगा वो कितना आएगा, 40 आएगा। ठीक है, तो ऐसे भी हमने कर दिया। पिछले वाले सवाल में मैंने क्या बताया था आपको, फ्रैक्शन से बताया था कि 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5। 3/5, इसका मतलब अगर टोटल सम 5 है, तो उसमें से ए को कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। अब यहाँ से क्या पता चला मुझे, पहले वाले डाटा में देखा, पहले वाले पार्ट में ए को मिला है कितना ज़्यादा मिला है, ए को मिला है 8 नंबर ज़्यादा मिला है, और ऐसे 1 यूनिट ज़्यादा मिला है। भाई ए को 3 नंबर मिला है, बी को 2 नंबर मिला है, ऐसे 1 यूनिट ज़्यादा मिला है, ये तो रेशो में आया। लेकिन इसी 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है सवाल में 8। हमें फाइंड करना है टोटल सम। टोटल सम यहाँ पे बोला है ना, द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाई ए एंड बी, मतलब वो दोनों नंबर का जो दोनों को मिले हैं ए और बी, उन दोनों के जो मार्क्स का उसका सम हमें बताना है। यहाँ पे सम कितना आ रहा है, 5 यूनिट, इसका मतलब मुझे 5 यूनिट की वैल्यू बतानी है। अगर ये की यूनिट की वैल्यू 8 है, जो कि 8 गुना है, तो 5 यूनिट की वैल्यू भी 8 गुना कर दो, 8 पंजे 40, इसका मतलब 40 उन दोनों के मार्क्स का सम होगा। तो ये वाला भी तरीका बेटर है और ये वाला भी तरीका अच्छा है। ये वाला तरीका 100% से हमने यहाँ पे किया, क्योंकि डाटा एकदम ईजी तरीके से दे रखा है। रेशो से भी हम इसको कर सकते हैं। और अगले सवाल पे चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 72 है अपना। फॉर एन एग्जामिनेशन ऑफ अ प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट द टोटल मार्क्स इज 100। द ब्रेकअप थ्योरी फॉर थ्योरी प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट एंड वाइवा वॉइस इज 40%, 30%, 20% एंड 10%। द कैंडिडेट स्कोर 80% थ्योरी, 70% इन प्रैक्टिकल, 60% इन प्रोजेक्ट एंड 50% इन वाइवा। देन व्हाट वाज हर एग्रीगेट परसेंटेज। एग्रीगेट परसेंटेज मतलब उसके ओवरऑल परसेंटेज कितना है, अगर हम चारों का निकालें। एक्चुअली में देखो यहाँ पे वाइवा हो रहा है एग्जाम में, एक प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट, मतलब प्रैक्टिकल हो रहा है एग्जाम में, जिसमें थ्योरी में जैसे जो 100% का अगर टोटल नंबर होता है ना, 100% का पेपर होता है, तो उसमें से 40% वेटेज थ्योरी का है, 30% वेटेज प्रैक्टिकल का है, 20% वेटेज प्रोजेक्ट का है, 10% वेटेज वाइवा का है। तो यहाँ पे थ्योरी का कितना वेटेज है, प्रैक्टिकल का कितना वेटेज है, प्रोजेक्ट का कितना वेटेज है, और यहाँ पे वाइवा का। भाई 40% अपना वेटेज थ्योरी का है, 30% अपना प्रैक्टिकल का है, और 20% किसका प्रैक्टिकल है, प्रोजेक्ट का है, और 10% अपना वाइवा का वेटेज है। ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। एग्जाम में आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आपको केवल मेन डाटा लिखना है, क्योंकि आपको एकदम लिमिटेड समय है ना, समय में एकदम ज़्यादा एफिशिएंटली आपको सवाल सॉल्व करना है। तो जो मेन चीज़ है वही लिखना है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। हालांकि आपको बताते भी चल रहा हूँ मैं साथ में, आखिर एग्ज़ाम में आपको कैसे करना है। अब ए को, मतलब जो एग्ज़ाम दिया है, 80% मिला है उसे थ्योरी में थ्योरी के वेटेज था 40%, उसको मिला है उसमें 80%, मतलब वो 40% जो भी था वेटेज उसमें से 80% मार्क्स लेकर आया। प्रैक्टिकल में लाया वो 70%, प्रैक्टिकल वाला ये था 70%। फिर तीसरा वाला प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट में लाया वो 60%, और यहाँ वाइवा में लाया वो 50%। इसका मतलब जब वाइवा हुआ तो उसको 50% ही नंबर मिले। तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा ओवरऑल परसेंटेज। देखो डाटा एकदम ईजी है, तो मैं वेटेज एवरेज निकाल सकता हूँ। ये वेटेज एवरेज से यहाँ पे ओवरऑल परसेंटेज निकाल सकता हूँ। वेटेज एवरेज में क्या कहते हैं, ये ऊपर का जितना भी होता है ना, ऊपर का जितना मटेरियल, इन सब का रेशो ले लेते हैं। फिर इसकी
रिस्पेक्टिवली इन सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो जो जिसका दे रखा है, फिर उसका सम करके उसको रेशो के सम से डिवाइड कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ, 8 4 जो 32 मतलब 320, यहाँ पे 7 3 जो 21 मतलब 210, यहाँ पे 6 2 जो 12 मतलब 120, और यहाँ पे 50 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे 50 ही आएगा। ऊपर सम कितना आ रहा है भाई, हमने रेशो ले लिया तो ये जीरो परसेंटेज सब कट गया। अब 4 3 7, 7 3 10, तो यहाँ पे मुझे इसको 10 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे यहाँ पे ओवरऑल परसेंटेज मिल जाएगा कि जो कैंडिडेट था उसके ओवरऑल परसेंटेज कितने आए। अब या तो आप सबको प्लस कर लो, लेकिन सबको प्लस करना बेवकूफ़ी है, उसमें 4 5 सेकंड आपके ऐसे चल जाएंगे। भाई ये 10 से डिवाइड करने का मतलब हर एक नंबर को मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो जीरो से मैं हर एक का जीरो काट सकता हूँ, इसका मतलब मैंने सबको 10 से डिवाइड कर दिया। अब जो भी आएगा वो मेरा आंसर आएगा। देखो यूनिट डिजिट अलग अलग है तो मैं प्लस भी नहीं करूँगा, इतना कष्ट भी क्यों करना, मैं प्लस का यूनिट डिजिट ही चेक कर लूँगा। लास्ट में 5 2 7, 7 1 8, 8 2 10, इसका लास्ट में जीरो आना चाहिए और एक ही है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका मतलब उस कैंडिडेट के ओवरऑल 70% आए। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये वाला सवाल भी अपना ओवरऑल परसेंटेज का ही है। क्वेश्चन नंबर 73 में देखो, इन अ टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 140 क्वेश्चन, ए कैंडिडेट करेक्टली आंसर 70% ऑफ द फर्स्ट 80 क्वेश्चन, what percentage of the remaining question does the candidate need to answer correctly to score 60% of the test। भाई यहाँ पे क्या बोला है, एक टेस्ट होता है जिसमें टोटल क्वेश्चन कितने 140 क्वेश्चन है। एक कैंडिडेट है जो कि पहले 80 क्वेश्चन के, मतलब पहले 80 क्वेश्चन के, बाकी के बचे 60 क्वेश्चन, तभी तो मिला के दोनों के 140 क्वेश्चन होंगे। तो पहले 80 क्वेश्चन में वो 70% आंसर करेक्ट करता है। अब उसका ओवरऑल जो आया है स्कोर वो आया है 60%, इसका मतलब ओवरऑल जो आया वो 60% आया है। तो उसे बताना है व्हाट परसेंटेज ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चन डज द कैंडिडेट नीड टू आंसर करेक्टली टू स्कोर 60% इन द टेक्स्ट। इसका मतलब पहले 80 क्वेश्चन में अगर उसने 70% सवाल सही किए तो दूसरे 60 क्वेश्चन में, टोटल 140 क्वेश्चन थे, पहले 180 क्वेश्चन उसने सही कर दिए 70%, तो दूसरे वाला जो बाकी का 60 क्वेश्चन बचा उसमें वो कितना परसेंट आंसर उसको सही करना पड़ेगा कि उसका ओवरऑल स्कोर 60% दे रखा है, इसका मतलब 60% आना चाहिए। तो कितना सही करेगा भाई, पहले तो इन दोनों का रेशो ले लो। ओवरऑल परसेंटेज में हमेशा हम इसका रेशो लेते हैं, तो 20 से काट लो, 20 चौका 80, 20 दिया 60, तो इसका रेशो आया 4:3 आया, ठीक है। अब यहाँ समझो, यहाँ पे उसके ओवरऑल 60% आए। भाई ओवरऑल 60% का मतलब क्या है, जैसे आपका इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, एसएसटी, कंप्यूटर, अगर इन सब में मैं बोलूँ 60 नंबर आए हैं, तभी तो मैं आपके कहूँगा कि आपके टोटल 60% आए हैं, है ना। तभी तो मैं कहूँगा, तभी तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ। अगर आप किसी को अपना परसेंटेज बता रहे हो, सपोज आपके 95% आए हैं 10th में, तो कोई सामने वाला क्या समझेगा, इसके हर एक सब्जेक्ट में लगभग 95 नंबर है, 95 के आसपास ही घूम रहे होंगे। तो यहाँ पे 60% का मतलब क्या है, उसके ओवरऑल 60% तभी तो आएंगे जब यहाँ पर भी 60% आएगा, यहाँ पर भी 60% आएगा। तो यहाँ तो मुझे फाइंड करना है, यहाँ तो मुझे फाइंड करना है, तो मैं इसको लेट कर लूँगा, चलो यहाँ पर भी 60% ही आए होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी 60% होने चाहिए तभी उसके 60% आएंगे। यहाँ तो 70% है, यहाँ तो 70% है, 60% से ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है, 10% ज़्यादा है, तो इस 10% को मैं उधर माइनस करूँगा। इधर तो मैं कुछ कर नहीं सकता, इधर फिक्स है, लेकिन इधर पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में है, मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ। तो यहाँ पे 10% ज़्यादा है, यहाँ पे 10% मैं माइनस कर दूंगा इन दोनों को 60% बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ 10% ज़्यादा है, किसका ज़्यादा है, 4 का ज़्यादा, जो रेशो आता है ना उसका लेते हैं। तो माइनस करूँगा, 10 4 जा 40, और जिसका हम फाइंड करते हैं, तीन तीन वाले में मैं फाइंड कर रहा हूँ, 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो 60% माइनस 40/3%, जब मैं इसको काटूंगा तो कितने बार में जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन में आएगा, 13 3 39, 1/3। इसका मतलब अगर मैं 60 में से 13:1/3 माइनस करूंगा, कितना आएगा अपने बताओ। देखो इसको माइनस कैसे करते हैं, जैसे ये पूरा अपना कंप्लीट नंबर है, ये फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है। भाई ये जो नंबर है ये 13 से तो बड़ा ही है, 13:1/3 है, मतलब 13.33 है। तो 13 से तो बड़ा ही है, तो आपको 13 माइनस नहीं करना, 14 माइनस करो। 60 में से जब आप 14 माइनस करोगे कितना आएगा, 56 और 46, तो 46 आ रहा है। और इन दोनों का डिफरेंस ले लो, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 और 3 का डिफरेंस, ऊपर 2 आ जाएगा और नीचे 3 का 3 ही रहेगा। तो 46:2/3% उसको दूसरे वाले 60 क्वेश्चन, बाकी के 60 क्वेश्चन में लाने पड़ेंगे, सही आंसर करने पड़ेंगे, तब जाके उसका ओवरऑल स्कोर कितना आएगा, 60%। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 74 में, इन अ स्कूल 4% ऑफ द स्टूडेंट डिड नॉट अपीयर फॉर द एनुअल एग्जाम, 10% of the students who appeared for the exam could not pass.
आउट ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट 50% गोट डिस्टिंक्शन मार्क्स एंड 432 स्टूडेंट पास्ड बट डिड नॉट गेट डिस्टिंक्शन मार्क्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल इज। भाई देखो यहाँ पे सवाल में क्या बोला है, एक स्कूल है जहाँ पे 4% जो बच्चे हैं ना वो तो एग्जाम में अपियर ही नहीं कर रहे, ठीक है, बाकी के जो 10% एग्जाम में अपियर कर रहे हैं वो पास ही नहीं होते, ठीक है। आउट ऑफ द रिमेनिंग, ये हमने निकाल दिया, ये टोटल हमने निकाल दिया। अब जो भी अपना रिमेनिंग बचता है उसमें से 50% ऐसे बच्चे जिनको डिस्टिंक्शन मार्क्स मिलते हैं, और बाकी के जो 432 बच्चे हैं वो पास हो जाते हैं लेकिन उन्हें डिस्टिंक्शन मार्क्स नहीं मिलते हैं, विशेष अंक मिलते हैं उनको, मतलब कुछ अलग से स्पेशल नंबर दिए जाते हैं उनके बिहेवियर वगैरह पे और जो भी उनका क्लास परफॉर्मेंस है। अगर एक बात यहाँ पे ध्यान दो, अभी तो ये सब भूल जाओ, यहाँ ऊपर जो डाटा दे रखा है 4% बच्चे यहाँ पे, ये सब भूल जाओ अभी। अभी इस पे बात ध्यान दो, अगर 50% जो भी ये सब काटने के बाद 4%, 10% ये सब हटाने के बाद जितने परसेंट बच्चे ने भी वहाँ पे एग्ज़ाम दिए सही से, सब जिनका भी सब कुछ एग्ज़ाम ठीक से हुआ, उसमें से 50% को तो डिस्टिंक्शन मार्क्स मिला है, तो बाकी के 50% को डिस्टिंक्शन मार्क्स नहीं मिला है, और यही दे रखा है बाकी के 50% का। तो मेरा जो ध्यान है ना वो इस पे लगाना है। ये जो 432%, ये जो 432 स्टूडेंट है ना, एक्चुअल में 50% वैल्यू है, 50% की वैल्यू है, क्योंकि 50% को अगर डिस्टिंक्शन मार्क्स मिल गया तो बाकी के कितनों को नहीं मिलेगा, 50% को ही नहीं मिलेगा। अगर 60% को डिस्टिंक्शन मार्क्स मिल गया तो 40% ही तो बच्चे होंगे जिनको नहीं मिला, तो वही यहाँ पर है, 50% को अगर डिस्टिंक्शन मार्क्स मिल गया तो जिसको बाकी के 50% को नहीं मिला, और यही 432 उसकी वैल्यू है। हालांकि मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा हार्ड है ये इसको समझाने में, है ना। तो देखो अब हम करते हैं, मुझे क्या फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करना है। मैं सपोज एक्स मान लेता हूँ, एक्स मान के चलता हूँ, मेरे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने एक्स हैं, जिसमें से अब ये जो 50% वैल्यू है ना 432, एक्चुअली में टोटल स्टूडेंट जो अपीयर हुए, जो एक्चुअली जिसका एग्जाम सही से हुआ उसकी वैल्यू है, तो वो मेरे को निकालना पड़ेगा ना, कितने बच्चे अपीयर हुए कितने बच्चे पास हुए, वो सब निकालना पड़ेगा। अब 4% बच्चे तो अपीयर ही नहीं करते, 4% अपीयर नहीं करते, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25 होती है, इसका मतलब टोटल अगर 25 बच्चे होंगे ना तो उसमें से 24 ही बच्चे अपीयर करते हैं, 1/25 अपना 4% की वैल्यू होती है। अब 4% अपीयर नहीं होते तो माइनस कर दूंगा, तो 25 में से एक यूनिट माइनस कर देता हूँ, क्योंकि 25 का एक होता है 4%, तो 25 में से केवल 24 बच्चे यहाँ पे अपीयर करेंगे। फिर जितने बच्चे भी अपीयर करते हैं, एक्चुअली में 96% है ना, 4% अगर नहीं करते तो 96% बच्चे वहाँ पे अपीयर करते हैं। अब जितने भी बच्चे अपीयर करते हैं उसमें से 10% ऑफ द स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड, है ना, इतने बच्चे अभी अपीयर करते हैं, 10% ऑफ द अपीयर कुड नॉट पास, वो पास ही नहीं हो पाते। अब यहाँ पे जो 50% ऑफ द मार्क्स डिस्ट्रिक्शन में ये सब पास की बात की गई है, अगर 10% पास नहीं करते तो 90% बच्चे पास करते हैं, 90% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/10, इसका मतलब जितने बच्चे अपीयर करते हैं उसका 9/10 बच्चे पास होते हैं। उसमें से 50% बच्चों को डिस्टिंक्शन मार्क्स मिल जाता है, 50% बच्चों को नहीं मिलता, तो ये 50% की वैल्यू है। अब ये इसका 50% की वैल्यू, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, तो सवाल में इसकी वैल्यू देखिए 432, तो यहाँ से मुझे एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, और एक्स मैंने क्या लेट किया था, एक्स मैंने लेट किया था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कूल में कितने हैं, तो यहाँ से अब पता चल जाएगा। देखो 4 3 7 2 9, ये डिजिटल सम यहाँ पे 9 आ रहा है, इसका 9 से ही पूरा कट जाएगा, 9 4 जा 36 और 9 8 जा 72, यस। 24 से जा रहा है दो बार में, 24 दूनी 48, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 की 10 से और मल्टीप्लाई कर दो, एक्स की वैल्यू 1000 आ गई, इसका मतलब टोटल स्टूडेंट्स स्कूल में कितने हैं, 1000। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ पे सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, In an examination, Anita scored 31% marks and failed by 16 marks. Sunita scored 40% marks and obtained 56 marks more than the required to pass. Find the minimum marks required to percent. ये वाले जो सवाल होते हैं ना बहुत ही इजी तरीके से होते हैं, इसमें एक्चुअली आपको कुछ नहीं करना पड़ता, इसमें आपको परसेंटेज का डिफरेंस को बराबर करना रहता है मार्क्स के डिफरेंस के। ऐसा क्यों करना पड़ता है देखो ये भी बता देता हूँ। जैसे ये अपनी लक्ष्मण रेखा है, लक्ष्मण रेखा, अब इधर से जितने भी बच्चे मैं इधर वाले खींचूंगा वो सारे फेल वाले बच्चे होंगे, ठीक है। अब इधर से जितने भी बच्चे होंगे वो क्या होंगे, राइट हैंड साइड में वो पास वाले बच्चे होंगे। अब जैसे यहाँ पे बोला है अनीता जो है वो 31% मार्क्स लेकर आती है, लेकिन वो 16 नंबर से फेल हो जाती है, वो 16 नंबर से फेल हो जाती है, 31% मार्क्स लेकर आती है तो। लेकिन वहीं अपना दूसरा यहाँ पे सुनीता जी है जो 40% अगर मार्क्स लेकर आती हैं तो वो 56 नंबर ज़्यादा लेकर आती हैं, तो यही मुझे डिफरेंस बराबर करना होता है। भाई इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 9%,
और इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, देखो ये 16 यूनिट इधर है, ये 56 यूनिट उधर है, तो इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करने के लिए इन दोनों के बीच का गैप कितना होगा, दोनों को मैं प्लस कर दूंगा, 56 और 16 को प्लस कर दूंगा, कितना आएगा यहाँ पे 72 आएगा। इसका मतलब 9% की वैल्यू दे रखी है 72। अब मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास, मुझे मिनिमम मतलब पासिंग परसेंटेज फाइंड करना है, पासिंग मार्क्स फाइंड करना है, पासिंग परसेंटेज नहीं पासिंग मार्क्स फाइंड करना है। पासिंग मार्क्स कितने होंगे भाई, अगर अनीता 31% लेकर आ रही है और वो 16 नंबर से फेल हो जा रही है, आप चाहे पहले अनीता के नंबर से निकालो चाहे सुनीता के नंबर से निकालो, किसी के नंबर से निकाल सकते हो। भाई अगर अनीता 31% नंबर ला रही है तो वो 16 नंबर से फेल हो जा रही है, अगर मैं 31% में 16 नंबर और दे दूँ तो पासिंग परसेंट मिल जाएगा, मुझे पासिंग मार्क्स मिल जाएगा। अगर वो 31% ला रही है तो 16 नंबर से फेल हो जा रही है, अगर उसे 16 नंबर और मिल जाए तो वो पास हो जाएगी। तो ये मैं पता कर लूंगा। भाई 9% की वैल्यू अगर 72 है तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 8 नंबर। तो यहाँ से 31% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 8 3 24 और 8 248 में 16 प्लस कर दो, कितना आएगा अपने यहाँ पे, देखो लास्ट में 4 यूनिट डिजिट अपना 4 ही आएगा, 8 से 14 और 14 इसी में है। ये इतना बड़ा नंबर तो आएगा नहीं 3944, ये तो ऐसे गलत हो गया। ए बी सी तो वैसे ही ए और डी तो ऐसे ही गलत, यूनिट डिजिट ही मैच नहीं कर रहा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज आएंगी ही नहीं, केवल एक ही वैल्यू आएगी बी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा।